नमस्कार, स्वागत है आपका शहर के नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में। मैं आधा सिन्हा करवाऊंगी रूबरू शहर के तमाम ताजा खबरों से। खबरों पर नजर डालने से पहले आइए जान लेते हैं कौन कौन सी खबरें मुख्य समाचार में शामिल हुई है। द्वितीय चरण के मतदान में जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों में जमकर गिरे वोट। ओवरऑल 57% हुआ मतदान। नगर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मनोज तिवारी विरोधियों पर जमकर बरसे। और नगर थाना क्षेत्र के तिलक मैदान रोड से कल देर रात चोरों ने 2 दुकानों का ताला काटकर लाखों की चोरी की घटना को दिया अंजाम। तो ये थी आज के मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। द्वितीय चरण के चुनाव में जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों में लोगों ने जमकर वोटिंग की। पिछले चुनाव से इस चुनाव में 2% अधिक वोटिंग हुई। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के द्वितीय चरण का मतदान मुजफ्फरपुर जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों में शांतिपूर्ण रहा। 90 मीनापुर, 95 कांटी, 96 बरुराज, 97 पारू और 98 साहेबगंज में लगभग 60% मतदान हुआ। द्वितीय चरण के मतदान की शुरुआत सिटी न्यूज की टीम ने कांटी विधानसभा क्षेत्र से किया। कांटी विधानसभा क्षेत्र के सदातपुर उत्क्रमित मध्य विद्यालय में सहायक पुलिस अधीक्षक पश्चिमी इमरान मसूद खुद लाइन में लगे मतदाताओं के पहचान पत्र चेक करते दिखे। यहाँ पे अभी तक जो हमें इन्फॉर्मेशन है, हर बूथ को हम घूम के खुद ही देख रहे हैं। कहीं से ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही है और सुबह से ही मॉक पोल के टाइम से ही हम लोग निकले हुए हैं, हर बूथ को चेक कर रहे हैं और पीसफुल सिचुएशन है। आगे भी उम्मीद है पीसफुल रहेगी। सुबह का समय होने के कारण मतदाता बेहद कम संख्या में दिख रहे थे। धीरे धीरे मतदाताओं की संख्या बढ़ती गई। यहाँ मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा चुनाव आयोग के गाइडलाइन के अनुसार ग्लव्स और मास्क नहीं देते दिखे। मिला ही नहीं आप लोग को? ग्लव्स है सर। कौन सा बूथ है ये? 142 है। काटी विधानसभा क्षेत्र। अभी हम खड़े हैं काटी विधानसभा क्षेत्र के उत्क्रमित मध्य विद्यालय में। यहाँ 5 बूथ बनाए गए हैं। चुनाव आयोग की जो गाइडलाइन थी कि मतदान केंद्रों पर मास्क और ग्लव्स की पूरी व्यवस्था रहेगी, कोरोना को लेकर जो गाइडलाइन जारी की गई थी उसकी हम बात कर रहे हैं। डस्टबिन पे भी आप देख सकते हैं, आपको दिखाना चाहेंगे कैमरे की नज़र से कि डस्टबिन पे क्या लिखा हुआ है कि उपयोग किया हुआ मास्क और ग्लव्स इसमें फेंके। ग्लव्स तो आपको नज़र आ रहे होंगे, जगह जगह बिखरे हुए नज़र भी आ रहे होंगे, पर मास्क की व्यवस्था इस मतदान केंद्र पर नहीं की गई है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि यहाँ पे 5 मतदान केंद्र है और कहीं भी मास्क की व्यवस्था यहाँ नहीं की गई। कुछ लोग लाइन में लग चुके हैं, उनसे जानते हैं कि क्या आप लोगों को मास्क मिला है यहाँ पे वोट डालने से पहले? नहीं, मास्क नहीं मिला है। कोई मास्क नहीं? आप लोग खुद ही मास्क लेके आए हैं। मास्क मिला है आपको? नहीं। ग्लव कुछ नहीं। तो देख रहे हैं कि ये स्थिति है कि सिर्फ गाइडलाइन जारी कर दी गई है कि बूथों पर मास्क और ग्लव्स की व्यवस्था रहेगी, पर अभी जो कांटी विधानसभा क्षेत्र में हमने देखा कि यहाँ पे मास्क की व्यवस्था नहीं की गई है। आगे अभी और विधानसभा क्षेत्रों के और बूथों का जानेंगे हाल। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। इसके बाद हमारी टीम पहुंची कांटी थर्मल पावर के गेस्ट हाउस में बने मॉडल बूथ पर। यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से लोग मॉडल बूथ का आनंद उठाते हुए मतदान करते दिखे। इसके बाद हमारी टीम पहुंची कांटी विधानसभा क्षेत्र के महिला मतदान केंद्र पर। यहाँ ICDS के कर्मी पूरी तत्परता से महिला मतदाताओं को सुरक्षित तरीके से मतदान कराते दिखे। यह मतदान केंद्र पूरी तरीके से महिलाओं को समर्पित है। यहाँ के सभी मतदान कर्मी महिलाएं थी। कांटी विधानसभा क्षेत्र में शाम 5 बजे तक 55.36% मतदान हुआ। इसके बाद हमारी टीम रघई घाट की ओर से मीनापुर विधानसभा क्षेत्र में पहुंची। मीनापुर विधानसभा क्षेत्र के कई बूथ नक्सल प्रभावित होने के कारण संध्या 4 बजे तक ही मतदान की समय सीमा रखी गई है। यहाँ भी मतदान कर्मियों द्वारा मतदाताओं को ग्लव्स नहीं दिया जा रहा था। जब पीठासीन पदाधिकारी से सिटी न्यूज संवाददाता संदीप कुमार ने इस बाबत सवाल किया तो वह सवालों से बचकर भाग गए। मीनापुर से मतदान का प्रतिशत 55 रहा। हुआ था इस बूथ पे? इस बूथ पर लेट से थोड़ा हुआ। तब भी कितने बजे? 7:30 बजे। 7:15। अभी 11:30 बज रहे हैं, तब आप ग्लव्स खोल रहे हैं। यानी अभी तक जितने मतदाताओं ने मतदान किया बगैर ग्लव्स के किया है। रविंद्र जी, क्या यहाँ पे मतदाताओं को ग्लव्स और मास्क दिया गया था? दिया गया था। तो कहाँ किसी वोटर ने कहा कि अभी तक मिला था? अभी आप पैकेट खोल रहे हैं? फिर निहटा है, फिर ला रहे हैं। जी जी।
खत्म हो गया था। जी खत्म हो गया। कितने परसेंट मतदान हुआ यहाँ पे कि अभी तक खत्म हो गया था? जी नहीं, कितने प्रतिशत मतदान यहाँ पे हुआ है जो खत्म हो गया? पैकेट तो अभी आप ला के रखे हैं ना, अभी आपने ला के रखा है, किसी को नहीं मिला है। किसी को नहीं मिला। क्या चाहते हैं मीनापुर में कोरोना फैले? जी नहीं, तो क्यों नहीं बांटा आपने? जब आपको मिला बांटने के लिए तो क्यों नहीं बांटा आपने अभी तक? जवाब दीजिए। 11 बजने को आए हैं। जवाब दीजिए। 11 बज रहे हैं, 7 बजे से मतदान शुरू हुआ है, 4 घंटे के बाद आप दे रहे। 4 घंटे पूर्व जिन्होंने मतदान किया, क्या वो बगैर ग्लव्स के अभी तक मतदान कर रहे थे? हमारी पहले भी बात हुई है, जो यहाँ पे थर्मल स्कैनिंग कर रहे हैं उन्होंने कहा कि आपने नहीं दिया है। जिसको होगा हाथ में लगा है, जिसने नहीं दिया तो ना किसी को अभी कोरोना को लेके चुनाव आयोग की जो गाइडलाइन थी उसका पालन आप करते यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? जवाब दीजिए, भागिए नहीं, जवाब दीजिए, क्या कहेंगे आप? रविंद्र जी जवाब सर, थोड़ा सा जवाब दे दीजिए। बांट रहे हैं सर। वो तो मेरे कहने पे आप बांट रहे हैं, आप पहले ही इस काम को आपको करना था ना, आपकी ट्रेनिंग हुई है, आपको कहा गया था कि मतदाता जो आएंगे उन्हें ग्लव्स और मास्क देना है। जितने मतदाता है वो कह रहे हैं कि आपने नहीं बांटा। भागिए नहीं रविंद्र जी, भागने से कुछ नहीं होगा। यहीं पर हमारी टीम को सूचना मिली कि बरूराज विधानसभा क्षेत्र के 178 संख्या बूथ पर सड़क निर्माण न होने से नाराज ग्रामीणों ने वोट का बहिष्कार कर दिया। देवरिया गांव के आरजी हाई स्कूल में बने इस मतदान केंद्र से 729 मतदाता है, जिन्होंने अपने मत अधिकार का उपयोग करना ही इनकार कर दिया। एक बज चुके थे पर अभी तक किसी ने मतदान नहीं किया था, एक भी वोट नहीं पड़ा था। पीठासीन पदाधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि उनके आग्रह को भी ग्रामीणों नहीं मान रहे थे। शुरू नहीं हो पाया यहाँ पे, रोड नहीं तो वोट नहीं, यही तो सुनने में ग्रामीणों द्वारा पता चल रहा है। कितना नंबर बूथ संख्या है? 178 96 बरूराज विधानसभा। सुबह से एक भी मतदान अभी तक नहीं। वहीं ग्रामीणों का कहना था कि जब तक जिलाधिकारी नहीं आते हैं और उन्हें आश्वासन नहीं देते हैं तब तक मतदान शुरू नहीं होगा। अभी आप लोग वोट नहीं कर रहे हैं, क्या कारण है? हम लोग का कारण है कि इसी गांव में मैंने रोड नहीं है तो इसी गांव में वोट नहीं है। कितना दिन से ये समस्या है? ये समस्या मैंने कोनो 25-30 साल से है। कोई आज तक देखने नहीं आया? कोई नहीं देखते, इसलिए आज आप लोग मतदान ही नहीं कीजिएगा? नहीं करेंगे। अच्छा, जिलाधिकारी आश्वासन दे दिए हैं कि बहुत जल्द आप लोग की सड़क बनेगी, तब भी नहीं कर रहे हैं। फिर आप लोग जाना दिन वोट यहाँ रोड बनेगी वही दिन से वोट पड़ने लगेगा, इसी नहीं तो वोट पड़ेगा। रोड के काम करवाइए, रोड के काम करवाइए। जब तक रोड का है हम लोग का ऐसा है, रोड नहीं रहेगा तब तक वोट नहीं दिया। इतना जब नेता विधायक लोग के सामने में हमको रोड ऐसा रहेगा तो काहे के लिए विधायक बने हुए हैं लोग? क्या कारण है यहाँ पे जो मतदान सुबह से चल करके आए हैं? समस्या देखिए ना, रोड की समस्या को लेकर के लोग सबसे ज्यादा है। आपके द्वारा भी समझाया जा रहा है, डीएम के आश्वासन के बाद आश्वासन भी दिए हैं, डीएम साहब भी आश्वासन दिए हैं, लेकिन ये लोग चाह रहे हैं कि डीएम आकर के खुद आश्वासन दे तभी जाकर के। विधानसभा के दूसरे चरण का मतदान शुरू है और बरूराज विधानसभा क्षेत्र का बिशुनपुर चुल्हाई ये राजकीय प्राथमिक विद्यालय का जो मतदान केंद्र है, वहाँ सुबह से 729 वोटर जो यहाँ पे दर्ज हैं, उनमें से किसी ने भी आज मतदान नहीं किया है। कारण है ये सड़क जो मेरे ठीक पीछे आप देख पा रहे हैं, इस सड़क के निर्माण कार्य का आज तक 30 वर्षों में निर्माण नहीं होने को लेकर यहाँ के मतदाताओं ने आज अपने मताधिकार का बहिष्कार किया है कि वो आज मतदान नहीं करेंगे। कुछ लोग हैं पीछे में, उनसे भी बात करते हैं, जानते हैं क्या कारण है, क्यों नहीं मतदान कर रहे हैं। सर ये रास्ता देखिए, रास्ता नहीं बना है। तो ये तो 30 वर्षों से नहीं बना है। जी सर, जैसा हम लोगों को जानकारी हुआ है 30 सालों से नहीं बना है, तो आज ही के हमको बाबा दादा मर गया, अब फिर भी हम लोग ऐसे होने वाले हैं। आज तक नहीं मिला। कोई भी कैंडिडेट आता है कहता है ऐसे बन जाएगा और जीत गया तो फिर वो 5 साल देखने नहीं आता इस गाँव में से मारा कि जीता क्या है नहीं है। मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी जो अभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी भी हैं डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, उन्होंने आश्वासन भी दिया है, उसके बावजूद भी लोग अभी तक मान नहीं रहे मतदान के लिए। क्या कारण है, क्यों नहीं कर रहे हैं वोट? नहीं कर रहे हैं कि पहले रोड चाहिए हमको, गांव में भी कुछ सड़क नहीं है, कुछ व्यवस्था नहीं है, सब हमको चाहिए, उसके बाद में वोट गिराएंगे हम लोग।
सड़क एक बड़ा मुद्दा बन के यहाँ पे उभरा है, जिसके कारण लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया है। ठीक पीछे आप देख सकते हैं, इस पूरे चुल्हाई बिशनपुर गांव के लोग मतदान केंद्र के बाहर एक तरीके से धरने पे बैठ गए हैं सड़क को लेके। जो एक मूलभूत जरूरत होती है सड़क, वो सड़क नहीं है, जिसके कारण यहाँ के लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया है। संध्या 4 बजे जिलाधिकारी जिले के आला पदाधिकारियों के साथ पहुंचे और उन्होंने जब ऐलान किया कि चुनाव के बाद उनकी सड़क का निर्माण कर दिया जाएगा, तब ग्रामीण मतदान करने चुल्हाई बिशुनपुर के विद्यालय में लाइन में लग गए। यहाँ उपस्थित हमारे सभी भाई बहन, आप लोगों की समस्या जो है वो हम लोग देखे हैं और उसी रोड से हम लोग आ रहे हैं जिसकी मांग आप लोग कर रहे हैं। स्थिति उसकी खराब है, हम लोग देखे हैं और इसका रोड ये बनना चाहिए। इसका प्रस्ताव हम लोग 1 सप्ताह के अंदर भेज देंगे सरकार को और हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी ये बांध पर, तटबंध पर रोड बन जाए। अभी जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता से भी बात हुई है रास्ते में हमारी, उनको भी कोई आपत्ति नहीं है अगर इस तटबंध पर रोड बनता है। रोड बनने से आप लोगों को सुविधा होगी और बाकी तटबंध भी और मजबूत होगा। हम लोग रास्ते में देखे, इसके उस साइड वाला तटबंध देखे, उस पर रोड बना हुआ है और अच्छा बना हुआ है। तो उसी प्रकार का हम लोग इस पर भी प्रयास करेंगे और अपने बॉर्डर तक हम लोग प्रयास करेंगे। बाकी आपकी भावना से हम लोग अवगत हैं और मतदान का बहिष्कार करके समस्या का समाधान करने से बेहतर है कि हम लोग मतदान करके समस्या का समाधान करें। बाकी जितना जल्दी संभव हो, अधिकतम 1 सप्ताह हम बोल रहे हैं, हो सकता है कि कल परसों में ही हम भेज देंगे, क्योंकि हमने खुद देखा आकर के यहाँ की स्थिति, और जल्दी से जल्दी हम लोग कोशिश करेंगे कि स्वीकृत हो और बने। लेकिन प्रस्ताव हम लोग जरूर 1 सप्ताह के अंदर भेज देंगे आप लोगों को। देवरिया के मुखिया प्रतिनिधि से बात कर उन्होंने मतदान शुरू कराने को कहा। इसके बाद 4:20 में मतदान शुरू हुआ। बरुराज विधानसभा क्षेत्र में कुल 58.85% मतदान हुआ। वो अब पूरी होने जा रही है। जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया है, उसके बाद मतदान जो आप लोगों ने शुरू किया है, क्या कहेंगे इस बारे में? ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि जिलाधिकारी महोदय यहाँ आए और उनका आश्वासन हमारे लिए ब्रह्म लकीर के समान है और उनका आश्वासन मिल गया तो हमारी सारी परेशानी दूर हो गई। इस रोड को बनाने के लिए मैं पटना सेक्रेटारिएट तक इस विभाग जल संसाधन विभाग के जेई से लेके चीफ इंजीनियर इन चीफ तक मैं गया, लेकिन मुझे एनओसी देने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। क्या कारण बताया जाता था? कारण बताया जाता था कि हम बिना एनओसी के आप काम नहीं करेंगे, हम एनओसी नहीं देंगे, आप काम नहीं कीजिए, उसका हमारा विभाग काम करेगा। जिलाधिकारी महोदय द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? जिलाधिकारी महोदय हमको आश्वासन दिए हैं कि 2 से ये चुनाव जब काउंटिंग खत्म हो जाएगा उसके 2 से 3 दिन के अंदर आपको हम एनओसी दे देंगे और मनरेगा से हम आपको आदेश दे देंगे कैरेजीन से मिट्टी भरने का। तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हम मनरेगा से इसका मिट्टीकरण करा के इसको समतल करवा देंगे और हमको एनओसी मिल जाएगा तो इस पर ईंट सोलिंग हम करवा देंगे। परिचय यहाँ से हमारी टीम पारू विधानसभा क्षेत्र में पहुंची। यहाँ सबसे अधिक मतदान हुआ। 60% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। एसएसपी जयंतकांत कुमार ने बताया कि समय सीमा कम होने के बावजूद मतदाताओं ने बेहद उत्साह के साथ मतदान किया है और शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न हुआ है। अभी तक के जो इलेक्शन हुआ है, अभी तक शांतिपूर्वक मतदान हुआ है। जहां पे 4 बजे तक की वोटिंग थी वहां पर मतदान समाप्त होने वाला है और बाकी काटी और बरुराज विधानसभा जो क्षेत्र है वहां पर थोड़ा समय लगेगा। 6 बजे तक वहां मतदान है। बस लगभग अभी तक सभी जगह शांतिपूर्वक मतदान हो रहा है। इसके बाद हमारी टीम आखिरी पड़ाव साहिबगंज पहुंची। यहाँ के मॉडल बूथ पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने निरीक्षण कर कहा कि मतदाता बेहद उत्साह के साथ मतदान कर रहे हैं। 5 विधानसभा क्षेत्रों में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ है। इसके लिए उन्होंने 5 विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को धन्यवाद देते हुए कहा कि साहिबगंज में जो वीडियो वायरल हो रहा है उसके जांच का आदेश दे दिया गया है। साहिबगंज में 56.25 मतदान हुआ है। ये तटबंध है और तटबंध पर रोड की मांग है, सड़क की मांग है और मांग जेन्युइन है ग्रामीण लोगों की।
सड़क की स्थिति हम लोग आए हैं, देखे हैं, तटबंध की स्थिति बहुत खराब है। आने जाने में काफ़ी असुविधा है लोगों को और बहुत ज़्यादा दूरी भी नहीं है। हमको लगता है कि मुश्किल से 1 किलोमीटर के आसपास है। तो इसका हम लोग जरूर प्रस्ताव भेजेंगे। लोगों ने आश्वासन दिया है और हम लोग प्रयास करेंगे कि ये इन लोगों का बन जाए। और तटबंध पर एनओसी लेना होगा हम लोगों को जल संसाधन विभाग से, प्रयास करके लेकर के हम लोग जरूर इसको कराने का प्रयास करेंगे। हम लोगों का कहना है कि चुनाव से पहले ही हमने प्रशासनिक अमले को सूचित कर दिया था कि सड़क की मांग को लेकर हम लोग मतदान का बहिष्कार करेंगे। उसके बावजूद किसी ने इन पे आज तक ध्यान नहीं दिया। हम लोगों के संज्ञान में आज आया है ये मामला। हम लोग अभी सरैया और साहेबगंज साइड में घूम रहे थे तो वहाँ से आए हैं, लोगों से बातचीत किए हैं और इसका हम लोग समाधान निकालेंगे। सर, साहेबगंज में भी कुछ मतदान में समस्याएं नहीं, उसका हम लोग ने जांच का आदेश दिया है और संबंधित निर्वाची पदाधिकारी से रिपोर्ट हम मांग रहे हैं। कुछ एक वीडियो वायरल हुआ है, उसकी सत्यता की जांच हम लोग कर रहे हैं। सर, समय काफी कम बचा है अभी चुनाव का, 6 बजे तक ही होना है। नहीं, यहाँ तो 6 बजे तक ही होना है, लेकिन जितने हमारे मतदाता हैं अगर लाइन में लगे रहेंगे तो यहाँ जनरेटर की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। जब तक सभी मतदाता जो लोग लाइन में है नहीं दे लेंगे तब तक ये जो है बंद नहीं होगा, वोटिंग बंद नहीं। चुनाव आयोग द्वारा 1 हैंड ग्लव्स की बात की गई थी पर बूथों पे वो दिया नहीं जा रहा। नहीं, कई जगह जो हम लोगों ने जितना बूथ देखा है सब जगह दे रहा था। अगर कहीं कंप्लेन है तो उसको हम लोग दिखवाएंगे। नगर थाना क्षेत्र के तिलक मैदान रोड स्थित चोरों ने 2 दुकानों का शटर काटकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। जिले में चोरों का दहशत जारी है। बीती रात चोरों ने नगर थाना क्षेत्र के तिलक मैदान रोड स्थित 2 दुकानों का शटर तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने चोरी की घटना को उस वक्त अंजाम दिया जब दुकान बंद थी और सड़क पर सन्नाटा पसरा हुआ था। इसी का फायदा उठाकर चोरों ने 2 दुकानों का शटर तोड़कर हाथ साफ किया। चोरी की पहली घटना नगर थाना क्षेत्र के तिलक मैदान रोड के साई कॉम्प्लेक्स स्थित एल्यूमिनियम हाउस में बीती रात चोरों ने दुकान का शटर तोड़कर 5,000 नकदी समेत 35,000 के सामान पर हाथ साफ किया। घटना के संबंध में दुकानदार चंदन कुमार ने बताया कि कल रात वह दुकान बंद कर घर चले गए और आज सुबह इस घटना की जानकारी मिली। उक्त जानकारी के बाद जब दुकान पर आके देखा तो दुकान का शटर टूटा हुआ था और दुकान से 5,000 नकद समेत कई अन्य सामान गायब थी, जिसके बाद उन्होंने इस घटना की शिकायत नगर थाना में किया। ऐसी है कि सुबह लगभग 4:30 बजे हमारे वहाँ पेपर वाले जो हमारे घर पर पेपर देते हैं वो हमारे पास आए और सूचित किए कि आपका दुकान का जो है शटर उखड़ा हुआ है तो आप देखिए। तो हम लोग तुरंत घर से निकले। हमारा घर यहाँ से मात्र 50 मीटर की दूरी पे है। वहाँ से हम लोग आए, देखे कि शटर का ताला टूटा हुआ है, शटर उखड़ा हुआ है पूरा ऊपर की तरफ और उसमें जो है सामान जो है अंदर का बिखरा पड़ा है। मेरे बगल में शटर था, मैं उसको खोल के अंदर आया, देखा कि मेरा 10-12 कार्टून सिलिकॉन जो सामान था और गल्ला टूटा हुआ था, 4-5 हज़ार खुदरा, 2 चांदी का सिक्का था और 10 कार्टून लगभग 30-35 हज़ार का हमारा सामान ले गया है। और हमने उसी समय पुलिस प्रशासन को 5 बजे भोर में फ़ोन किया तो 5 बजे सुबह पुलिस प्रशासन ने कहा कि हमारे पास अभी आदमी नहीं है, तो हमारे पास कोई बता, आप खुद देख लीजिए। तो हम उस समय अब दुकान देखते कि हम पुलिस की जो काम था चोर को पकड़ने जाते। तो इस तरह से प्रशासनिक व्यवस्था। फिर मैंने मीडिया को भी फ़ोन किया, फिर मीडिया कर्मी सोए हुए थे, वो बोले कि हम आ रहे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया, वो लोग आए। अभी क्या लग रहा है, चुनाव का मौसम है, स्थानीय पुलिस के अलावा और पारा मिलिट्री फोर्स के भी जवान बाजार में है, क्या लग रहा है? प्रशासनिक व्यवस्था पूरी की पूरी फेल है। यहाँ पर जो है जनता त्रस्त है। ये आए दिन चोरी का काम, व्यापारी का दुकान ताला तोड़ देना, पूरा सामान चोरी हो जाना और ये पूरा मतलब कोई प्रशासनिक व्यवस्था ही नहीं मुजफ्फरपुर में लगता है कि हमको बचा है। और इस समय का माहौल, जिस समय पैरा मिलिट्री फोर्स और प्रशासन इतना सा आचार संहिता लागू है, फिर भी हमारा मुजफ्फरपुर जो है इससे त्रस्त है। हमको ऐसी घटना बराबर सूचना में आ रही है। और आज का पता चला है कि एक मोजाक हाउस है उनका और एक लाइट हाउस है उनका, दोनों का शटर टूट चुका है। तो एक साथ जो थाना से मात्र 200 मीटर की दूरी पे है, नगर थाना के सटा हुआ क्षेत्र है, उसमें इस तरह की घटना हो रही है। तो आगे क्या है उसका भगवान मालिक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंदन कुमार है। मेरा एल्युमिनियम हाउस में मैं कार्यरत हूँ।
वहीं चोरी की दूसरी घटना नगर थाना से चंद कदम की दूरी पर हुई है, जहां चोरों ने यूबीएस मॉडर्न नामक दुकान का शटर तोड़कर चोरी का प्रयास किया। चोरी की घटना को लेकर स्थानीय दुकानदारों में काफी आक्रोश देखने को मिला। आक्रोशित दुकानदारों ने बताया कि लगातार चोरों द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया जा रहा है और पुलिस लगाम लगाने के बजाय सुस्त हो गई है। पहले तो सर 3 दुकान में चोरी हुई है और ये लगातार 6 महीने के अंदर दूसरी बार हो गया शटर तोड़ना। और रात में पेट्रोलिंग होता है कि नहीं होता तो प्रशासन ही बताए। कागज़ पे सिर्फ देखने को मिलता है कि पेट्रोलिंग होता है और सच्चाई क्या है तो आप जानते ही होंगे। पुलिस कहाँ सोया रहता है रात में। अगर पुलिस जगी होती तो इस तरह की घटनाएं ना होती। इस तरह की घटनाओं कल रात में क्या हुआ? कितने दुकान में चोरी हुई? 3 दुकान में चोरी हुई। कौन कौन सी दुकान? एक एल्युमिनियम हाउस, एक मोजैक, एक हो गया मोजैक हाउस और एक यूबी इलेक्ट्रॉनिक्स। कितने की चोरी हुई है इस दुकान में? देखिए, दुकान से चोरी तो नहीं कर पाया हो, अंदर का शीशा लॉक था, लेकिन शटर टूटना इस बात का प्रमाण है कि शहर में इस तरह की गतिविधियां बढ़ रही हैं और पुलिस को इस पर एक्शन लेना चाहिए। जबकि दुकान से थाना की दूरी क्या है? 100 मीटर की दूरी। पुलिस की तरफ से अभी तो क्या आश्वासन मिला? क्या आई है पुलिस? नहीं, अभी तक पुलिस नहीं आई है। क्या बोला गया? क्या आश्वासन मिला है? कागज लिख के दे दीजिए थाना पे। कागज लिख के दे दीजिए, एप्लीकेशन हवा पानी लेते रहेंगे। क्या कहेंगे? पुलिस इस तरह सुविधा है और लगातार दुकान में चोरी हो रही है। क्या कहिएगा, जनता परेशान है आज के डेट में, त्रस्त है इन लोगों की व्यवस्था से। और अगर पुलिस अच्छी व्यवस्था देती तो ऐसी घटनाएं ना होती। महागठबंधन के प्रत्याशी विजेंद्र कुमार चौधरी की पुत्री अंकिता चौधरी के रोड शो के दौरान भारी संख्या में मिल रहा है लोगों का समर्थन। 94 मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र महागठबंधन के प्रत्याशी विजेंद्र चौधरी की पुत्री अंकिता चौधरी ने तवातोड़ चुनावी जनसभा और रोड शो कर रही है। इस दौरान आम लोग भी अंकिता के साथ जुड़ रहे हैं। सूतापट्टी में अंकिता चौधरी ने पैदल ही रोड शो किया और हाथ जोड़कर लोगों से आशीर्वाद मांगा। इस रोड शो में भारी संख्या में लोग शामिल थे। अंकिता चौधरी ने बताया कि मुझे भारी संख्या में लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। देख सकते हैं कि विजेंद्र चौधरी की पुत्री पूरे काफिले के साथ सूतापट्टी में है। वो अपना जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की है और हमारे पीछे मौजूद है अंकिता चौधरी जी। अंकिता जी, सबसे पहले ये सवाल है कि जो आप जनसंपर्क कर रही है तो कितना लोगों का समर्थन मिल रहा है? अभी तक ज्यादा से ज्यादा लोगों को इकट्ठा होते देखा। बस ये सोच लीजिए कि जगह नहीं बचती सभा में लोगों के लिए, इतना भर जाता है। आपके पिताजी की जो कमी अभी खल रही है जो चुनाव प्रचार में, उन आम लोगों तक क्या संदेश पहुंचाएंगे? 4 बजे के बाद कमी खलनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा तो मुद्दा ही यही है कि स्वयं खुद के अंदर विजेंद्र चौधरी का उजाला पैदा करना है। आप देख सकते हैं कि अंकिता चौधरी जो पूरे दावा जनसंपर्क अभियान में जो लोगों से जो अपील कर रही है कि उनकी कमी नहीं खल रही है, लोग उनके साथ हैं। और आप ये दर्शा रहा है कि ये जो जनसंपर्क अभियान है कितने तादाद में लोग यहाँ पर इनके साथ है। कैमरामैन विजय के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज, मुजफ्फरपुर। मंत्री सुरेश कुमार शर्मा के पक्ष में भाजपा के स्टार प्रचारक मनोज तिवारी ने आम लोगों के से साथ देने की अपील की। नगर विधानसभा क्षेत्र के एनडीए प्रत्याशी मंत्री सुरेश कुमार शर्मा के पक्ष में भाजपा के स्टार प्रचारक मनोज तिवारी ने जनसभा के दौरान महागठबंधन पर सीधा हमला करते हुए कहा कि मुझे वो दिन भी याद है जब बिहार में AK-47 चलता था। दरअसल संस्कृत कॉलेज मैदान में मनोज तिवारी ने जनसभा का आयोजन किया था, जिसमें काफी संख्या में मनोज तिवारी को लोग सुनने आए थे। चुनावी सभा के दौरान मनोज तिवारी ने मंत्री सुरेश कुमार शर्मा को जिताने की अपील की। जी की पार्टी इसमें शामिल है। हे हमारे भाई लोग, दीदी लोग, हमको कुछ भी नहीं भूला है, हमको सब याद है, हमको बातें बतानी भी याद है, हमको वाटर पार्क में बच्चों को फिसलाकर मारना भी याद है, हमको बिहार की धरती में तेजाब से नहलाना भी याद है। हम भूले कुछ नहीं है मेरे भाई बहन। हमको दरभंगा मॉड्यूल भी याद है, हमको भटकल लोगों की साजिशें भी याद है, हमको यहाँ पर लहराती हुई AK-47 की वो सब आवाजें भी याद है। हमारी याददाश्त बहुत अच्छी है मेरे भाई बहन। सभी लोग मिलकर के
एक ऐसी साजिश रचे है बिहार के बढ़ते कदम को रोकने की। मुझे पूरा विश्वास है सुरेश शर्मा जी यहां से जीतेंगे। साजिश करने वालों पे जोंक की तरह नमक पड़ जाएगा। यही खातिर मनोज तिवारी गली गली घूम रहा है। आप सबसे प्रार्थना है बिहार के इस स्पीड को बढ़ाने के लिए यहां से आगे बढ़े बिहार, कदम तो उठावा ए भैया, कमल के बटन दबा के बिहार के तू जितावा ए भैया। अब मुजफ्फरपुर के मान गगन में तू लहरावा ए भैया भैया। हमारे पास ढोलक तबला तो नहीं है, पर मैं गाना तो गाता हूँ। हमने बहुत सारे गीत गाए, लेकिन हम गीत गा के एयर कंडीशन में थोड़ी सुतल बानी। मैं आपके लिए, आप हमारे भगवान हैं। दीदी यहाँ पे मारते थे, हमारी फिल्म लगती थी ससुरा बड़ा पैसा वाला, दरोगा बाबू आई लव यू, बंधन टूटे ना। तो हम एयर कंडीशन में नहीं सोए भैया। आप हमारे भगवान हैं दीदी, आप हमारे लिए। तो हम भी आप लोगों के बच्चों के भविष्य के लिए नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी, मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी के साथ सड़कों पे चल रहे, राजेश वर्मा के साथ। राजेश भाई ही रोज प्रोग्राम लगाते हैं मेरा। इनको तब से जानता हूं जब ये युवा मोर्चा के महामंत्री थे। मुजफ्फरपुर तो लीडर है ना भाई, मुजफ्फरपुर लीड करता है भाई। इसी धरती का एक बच्चा हमारे देश का इस समय गृह राज्य मंत्री है। उसके लिए भी तो इस बिहार को, अपनी धरती को सोचना पड़ेगा। तो ये भैया हमारा हमारी दो मीटिंग और है। राजेश भैया थोड़ा सा घबरा भी रहे होंगे, लेकिन हम लोग बहुत नया एक कदम उठा रहे हैं। 19 लाख लोगों को नया रोजगार देकर ही नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी चैन से बैठेंगे। कोरोना के टीका फ्री में लगाए जाएंगे। और आई विधानसभा क्षेत्र से गजपा के प्रत्याशी अशोक कुमार झा को जनसंपर्क के दौरान भारी संख्या में लोगों का समर्थन मिल रहा है। द्वितीय चरण का मतदान मंगलवार को समाप्त हो गया और तृतीय चरण के चुनाव को लेकर प्रत्याशी अपने प्रचार में जी जान से जुट गए हैं। और आई विधानसभा क्षेत्र के गजपा प्रत्याशी अशोक कुमार झा ने जनता से सीधा संवाद करते हुए और आई विधानसभा क्षेत्र के कई पंचायतों में अपना जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान खंगुरा गांव में युवाओं के अनुरोध पर उन्होंने क्रिकेट टूर्नामेंट का भी शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि खेल और खिलाड़ियों के विकास के लिए भी वह चयनबद्ध है। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर के साथ। कैरियर अचीवर्स आपके विश्वास पर खरा उतरने वाला कोचिंग संस्थान है। हमारे यहाँ मेडिकल, IIT, JEE तथा फाउंडेशन की तैयारी भी कराई जाती है। इसके अलावे एक्सक्लूसिव बैच JEE मेंस, एडवांस की भी क्लासेस चलाई जाते हैं। छात्र छात्राओं को 100% स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है। यहाँ से कितने छात्र छात्राएं सफलता की सीढ़ी चढ़ चुके हैं। क्लासेस टेकन बाय टॉप मेंटोर्स, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है कैरियर अचीवर्स, मिठनपुरा, नियर नॉर्थ पॉइंट स्कूल और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8002479735 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8877430251 पर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे इस मिशन में हमारे बच्चे गंगा पार करके उस पार नहीं जा पाए। यही नहीं, मिशन तो तब सक्सेसफुल होगा जब गंगा पार के बच्चे यहाँ एडमिशन लेने के लिए मार करेंगे। इसी आशा के साथ इंस्टीट्यूट तो हम लोग चला रहे हैं, अपने बच्चों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को मैंने यही कहा है, तुम अपना समय दो, मैं तुम्हें आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दूंगा। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटर प्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी,
हिंगलू, पाक चूरा, जंगली चूरा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग हैं, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया, और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊंगी। इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का स्वागत है सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में। आइए रुक करते हैं अगली खबरों की ओर। बोचहां विधानसभा क्षेत्र से एनडीए वीआईपी के प्रत्याशी मुसाफिर पासवान के पक्ष में डॉक्टर सीपी ठाकुर के पुत्र विवेक कुमार ठाकुर ने लोगों से समर्थन देने की अपील की। बोचहां विधानसभा क्षेत्र के खबड़ा पंचायत में एनडीए वीआईपी के प्रत्याशी मुसाफिर पासवान के पक्ष में डॉक्टर सीपी ठाकुर के पुत्र विवेक कुमार ठाकुर ने जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान विवेक कुमार ठाकुर ने कई मोहल्लों का भ्रमण करते हुए लोगों से मुसाफिर पासवान को वोट देने की अपील की। विवेक कुमार ठाकुर ने कहा कि सभी लोग एकजुट होकर एनडीए के पक्ष में वोट करें। खबड़ा गांव में आज करने का पहली बार सौभाग्य प्राप्त है और काफी नामी गांव रहा है। सौभाग्य आज पहली बार प्राप्त हुआ और रीढ़ जिला में आना हमेशा सुकून का एक अनुभूति देता है और सही आपने शुरू में बोला वैसे कि जिला से मानसिक और शारीरिक होना। नगर विधानसभा क्षेत्र से तीसरे मोर्चे के प्रत्याशी संजय कुमार ठाकुर ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि विकास के नाम पर अभी तक लोगों को ठगा जा रहा है। मंगलवार को गोबरसही स्थित एक निजी होटल के सभागार में मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रत्याशी संजय ठाकुर ने प्रेस वार्ता कर कहा कि शहर का विकास पिछले 30 वर्षों से हुआ ही नहीं है। शहर की स्थिति बद से बदतर होती गई और प्रत्याशी अपने प्रचार में खुद को विकास पुरुष बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक पार्टी ही मुजफ्फरपुर में विकास ला सकती है। देखिए, चुनाव का समय, मैं संजय कुमार, मुजफ्फरपुर 94 से मैं समाजवादी जनता दल का प्रत्याशी हूँ। अभी मैं जब चुनाव के अपने जनसंपर्क के दौरान मुजफ्फरपुर के विभिन्न मोहल्लों में सभी वार्ड में तकरीबन थोड़ा सा कुछ कहीं बचा हुआ है, मैं घूमने का काम किया। हालात बद से बदतर, शहर की जो आज की जो हालात है वह बद से बदतर है और कई मोहल्लों की तो स्थिति यह है
कि वहाँ का लोग, हमने वहाँ तो मेरे मुंह से अनायास निकल ही गया कि आप लोग शहर में कैसे रहते हैं। कहने के लिए हम शहर में रहते हैं और स्थिति तो गांव के कहीं किसी जो होता है छोटी मोटी नाला बहा हुआ जिसको बोलते हैं, उस किनारे पे अगर घर आपको मिलेगा उससे बदतर स्थिति आप ब्रह्मपुरा मल के साइड से आप देख लीजिए लोगों की जो स्थिति बनी हुई है। आप चले जाइए, आप बेला एरिया का आप देख लीजिए, आप उसके बाद 52 बीघा एरिया का आप देख लीजिए, आप चले जाइए 15 नंबर 16 नंबर का जो कर्पूरी ग्राम से लेकर के वहाँ तक जो बसा हुआ है सारे मोहल्ला का आप देख लीजिए। आप यहाँ आ जाइए, ये तो 26 नंबर वार्ड का जो गली है वहाँ आप देख लीजिए, चंद्रलोक मार्केट से लेकर रेलवे लाइन साइड का है देख लीजिए, पंखा टोली से लेकर के उधर छोटी मस्जिद की तरफ का है जाए, मतलब सारे मुजफ्फरपुर की जो हालात बनी हुई है, इतनी बद से बदतर स्थिति है, लोग कैसे जी रहे हैं कोई देखने वाला भी है क्या मुजफ्फरपुर में। एक प्रतिनिधि को पिछले 25 साल के अंदर में लोगों ने 15 साल तक झेला, दूसरे को आज 10 साल तक झेला। लेकिन एक बात भी मैं और स्पष्ट आपसे कहना चाहता हूँ, कई जगह लोगों ने जब मैंने पूछा कि भाई आपने जिनको मत दिया आज तक, आज 25-30 साल से आप देते आ रहे हैं, तो लोग क्या किए? आए मत मांगने के लिए तो आपने उनसे पूछा नहीं कि ये हालात है। तो उन लोगों ने स्पष्ट कहा कि अभी चुनाव के घड़ी में जिनको मैंने मत पहले दिया चाहे आज दिया, कोई लोग हमारे बीच में वोट मांगने का काम नहीं किए। पता चला कि एक बड़े भाई को मीडिया के माध्यम से कि बीमारी से ग्रसित है, हो सकता है ईश्वर करे अगर बीमारी से है तो हम तो कामना करेंगे कि जल्द ठीक हो जाए, कि जनता के बीच में जा करके जो जनता की हालात है उसको देखने का काम करे। अगर उनको इस बहाने, मैं वैसे वर्करों को भी मैं सचेत करना चाहता हूं कि नेता का झोला ढोते ढोते जब नेता अपने परिवार के सदस्य को लंच कर देता है राजनीति में, तो उनका झोला ढोने का अभिप्राय हमको समझ में नहीं आता। ये राजनीति हो रही है। हम पत्रकार बंधु से भी कहना चाहेंगे कि आपने आज प्रदेश के बड़े नेताओं पर उंगली उठाने का काम किया। आज मुजफ्फरपुर की जो हालात है, बीमारी वाकई में अगर बीमारी है तो बीमारी को ठीक होना है, ईश्वर करे आज ठीक हो जाए, अभी ठीक हो जाए। हम लोग तो यही कामना कर सकते हैं, हम लोगों के भी बड़े भाई हैं। लेकिन अगर इस बहाने अगर लॉन्च करना है परिवार के सदस्य को, तो वैसे वर्करों के लिए यह एक संकेत है कि राजनीति अपने धारा के अनुसार, अपने अनुसार करनी चाहिए। अगर जिंदगी में राजनीति में कहीं कुछ मुकाम के लिए सोच होगा, अन्यथा तो फिर तो झोला ढोना है, जिंदगी भर पीछे पीछे झोला ढोने का काम करें। ये मैं आज मीडिया के माध्यम से मुजफ्फरपुर के आम पॉलिटिकल राजनीतिक जो वर्कर हैं उनके लिए भी मुझे कहना है। और जो सामाजिक हालात है जो इतनी बद से बदतर है, इसलिए कोई भी जनप्रतिनिधि जो चुनाव लड़ रहे हैं 28 में से कोई न कोई चुनाव जीत करके जाएंगे, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा जो 74 साल से आज तक जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं और कहते हैं कि हम समाज के अंतिम व्यक्ति को, दलित को, पिछड़ा को उत्थान करने के लिए आया हूं, तो चुनाव जीतने के बाद हम में से कोई भी प्रतिनिधि, सभी लोग जो हम आज चुनाव मैदान में चुनाव लड़ रहे हैं, अगर कोई भी जनप्रतिनिधि चुनाव जीतने का काम करते हैं तो उनसे मैं आग्रह करूंगा, विनती करूंगा और मैं अपने अंदर भी झांक करके आत्ममंथन करूंगा कि उस व्यक्ति के लिए जो निरीह है उसके लिए कोई तो आगे खड़ा हो, जिससे उसका समाज में उद्धार हो और समाज में खड़ा होने की उसकी स्थिति बने, उसके समाज की स्थिति बने। ये मैं सभी लोगों से करबद्ध निवेदन के साथ कहना चाहूँ। एक तरफ महागठबंधन का उम्मीदवार है, एक तरफ एनडीए का उम्मीदवार है, इस बीच में आपकी जो तीसरी गठबंधन के पार्टी से टिकट लेकर आप आज चुनाव लड़ रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है आम जनता के बीच में? आपका सवाल बढ़िया सवाल है, लेकिन एक चीज मैं आपसे स्पष्ट कहना चाहता हूं, अगर जनता ने लिखित तो दोनों को दे दिया है तो तीसरे लोगों को उनको स्पष्ट नॉमिनेशन के पहले ही कह देते कि हम लोग लिख के दे दिए हैं, तो कोई उम्मीदवार क्यों बनता है? इसलिए इस भ्रम को पहले आप तोड़ लीजिए। महागठबंधन क्या होता है? महागठबंधन, अगर गठबंधन की बात है तो आज जो एनडीए और जो उधर एक है जो एक क्या बोलते हैं उसको, नारंगी वाले, एक हरा वाले हैं,
तो उनसे तो बड़ा गठबंधन मेरा है आज के दिन में। भूपेंद्र जी मेरे साथ है, मायावती जी मेरे साथ है, ओवैसी साहब मेरे साथ है, जो देवेंद्र प्रसाद यादव जो आज वरदान साबित हुआ, उनका जो 2 रुपए गेहूं और 3 रुपए चावल जो उन्होंने 36 करोड़ जनता के लिए देवगौड़ा मिनिस्ट्री में लाया, आज इस कोरोना काल में तो प्रधानमंत्री उसको वाहवा ही ले रहे हैं। लेकिन एक चीज तो उनका उस समय का सोच था। तो ये सारे समीकरण का इससे बड़ा गठबंधन तो कोई गठबंधन ही बिहार में नहीं है। इसमें तो सारे गठबंधन भरे पड़े हैं। इसलिए ये सब चीज ऐसी कोई बात नहीं है, न कोई महागठबंधन है और न कोई छोटा गठबंधन है। हाँ, बच जाती है विकास के मुद्दे पर जो पहले जनप्रतिनिधि थे उन्होंने क्या किया, अपने पूरे कार्यकाल में क्या किया, वो आज मत मांगने जा रहे हैं। तो फिर वादा नहीं कर रहे हैं कि अगला साल 5 साल दो, जो पीछे मैं आज तक नहीं किया उसको करूंगा। तो जो आज 25 साल मुजफ्फरपुर की जनता की बर्बादी हुई है, विकास जो पीछे गया है, उसकी भरपाई कब होगी? ये सोचने का सवाल, ये सोचने का है। जो आज हम रोजी रोटी, कपड़ा और मकान के लिए जो जनप्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, अपना मत देते हैं, आज क्या हो गया है? आज कहीं भी जो रोटी कपड़ा और मकान, इतना ही नहीं, ये ट्रेडिशन आप लोगों में, मीडिया के साथी में भी है। आप सवाल पूछते हैं तो कहीं पूछते हैं कि जनप्रतिनिधि को क्यों जनप्रतिनिधि चुना जाता है? वो हिंदुस्तान पाकिस्तान की बंटवारा करने के लिए और देश में जो है अगर आप पिछड़ा की बंटवारा के लिए, संविधान की धज्जियां उड़ाने के लिए, संविधान को फाड़ने के लिए, क्या इसके लिए जनप्रतिनिधि का चुनाव होता है? अगर जनता इस बार आपको विधानसभा भेजती है तो किन बिंदु पर आप काम कीजिएगा? देखिए, जो हालात है समाज की, जो अभी हालात है, मुजफ्फरपुर की जो हालात है, मुजफ्फरपुर जो बीमारू मुजफ्फरपुर है, आज बिहार ही नहीं देश में मुजफ्फरपुर को, जो मेरा राजनीतिक दृष्टि से मुजफ्फरपुर बिहार ही नहीं देश में अब पल रहा है। सांस्कृतिक भी हमारा जो कल्चर है काफी मजबूत और भाईचारे का रहा है। आज जो सभी चीज को पर जो कुठाराघात हो रहा है, इस चीज को मैं सुदृढ़ करने की कोशिश करूंगा। और रह गई रोजी रोटी, कपड़ा और मकान, और बेरोजगार जो आज दिग्भ्रमित होकर के गलत रास्ते को चुन रहे हैं, हमारी कोशिश होगी कि जितने भी बंद पड़े उद्योग धंधे मुजफ्फरपुर में है, उनको प्रथम वर्ष में खुलवाने का कोशिश करूंगा। जो विधि व्यवस्था, मेरे अंदर लोक शक्ति क्या होती है इसकी ज्ञात है हमें, और लोक शक्ति का मैं प्रयोग करके जो मेरे संविधान में प्रवर्त बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा किया गया है, उसके अनुसार और लोक शक्ति का उपयोग करके मैं सरकार से लेकर के प्रशासन को झुका दूंगा। मुजफ्फरपुर के विकास के मुद्दे पर मेरा कोई समझौता नहीं होगा। जमीनी स्तर से लेकर के चाहे ऊपर में हमको जिस स्तर पर लड़ाई लड़ना पड़ेगा, उस स्तर पर मैं लड़ करके मुजफ्फरपुर को, ये जो बीमारू मुजफ्फरपुर बना हुआ है, उसको मैं उभारने का काम करूंगा। और स्वच्छ और सुसज्जित मुजफ्फरपुर मैं 5 साल के अंदर में बना दूंगा, ताकि मुजफ्फरपुर की आम आवाम, मुजफ्फरपुर के लोग सोचने पर विवश हो जाएं और वोट के समय में हमसे ये बोले कि बेटा तुमने जो किया है, तुम नहीं भी उमोगे तो तुमको मैं पुनः उपहार दूंगा। बिहार विधानसभा चुनाव में छात्रों की अहम भूमिका होती है। छात्रों ने इस बार के चुनाव में अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। अब हम पहुंच चुके हैं उत्तर बिहार के सबसे बड़े शिक्षा के मंदिर में। इसकी स्थापना 3 जुलाई 1899 में हुई थी। यहीं से हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति जी यहीं पे बतौर शिक्षक थे और यहाँ के प्रधान अध्यापक भी रहे। यहाँ पे महात्मा गांधी जी का भी आना हुआ था। पूर्वी चंपारण आंदोलन के दौरान वो यहाँ आए थे। 10 अप्रैल 1917 में उनका यहाँ आना हुआ था। यहीं इसी कॉलेज से उन्होंने पूर्वी चंपारण आंदोलन की रूपरेखा तैयार की थी। हमारे साथ मौजूद है कुछ युवा वर्ग। हम उनसे जानेंगे कि आखिर वो किन मुद्दों पर इस बार वोटिंग करेंगे। उनका चुनाव आ चुका है, वो क्या क्या मुद्दा है उनका जिसके ऊपर वो वोटिंग करेंगे, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? अविनाश कुमार।
यहाँ पे शिक्षा का कैसा स्थिति है? शिक्षा तो साफ मतलब यहाँ पे समझिए तो बिहार यूनिवर्सिटी का डिग्री जो मिलता है यहाँ पे 3 साल का डिग्री 5 साल में मिलता है और यहाँ इतना भ्रष्टाचारी भरा हुआ है कि कोई काम सही से नहीं होता है। और लड़का यहाँ बहुत दूर दूर से आता है काम करवाने के लिए, कोई काम नहीं करता है। लाइब्रेरी का स्थिति देखिए पूरा जंगल है, कोई साफ सुथरा मतलब कोई चीज़ का मतलब अथी नहीं है यहाँ पे। साफ मतलब शिक्षा समझिए तो साफ खत्म है, समझे। उसके बाद रोड और देखी ना मतलब कोई पार्क टाइप का कोई बच्चा का सुविधा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, समझे। पढ़ाई रूम में देखिएगा तो इतना गंदा है मतलब कि उसको साफ सुथरा भी यहाँ का प्रशासन नहीं करवाता है। क्या बदलाव चाहते हैं आप यहाँ? मैं सबसे पहले अपने सरकार से ये बदलाव चाहता हूँ कि शिक्षा के अधिकार को जो है सो इतना तत्परता पे लाए कि आज जो परिस्थितियों से जूझ रहे हैं सो मेरे आने वाले समय में मेरे नए पीढ़ी को इस चीज से नहीं जूझना पड़े। क्योंकि हम लोग आज जो है स्ट्रगल इतना कर रहे हैं, ये इतना आज हमको नहीं करना पड़ता। क्यों? क्योंकि हमारी सरकार जो है सो इतनी गिरी हुई थी जिससे हम लोग का शिक्षा विकास ही नहीं कर पाया, जिससे कि लोगों को आगे बढ़ने का पढ़ाने का जो इतने भी टीचर थे उनको सही शैली ही नहीं पता था, जिसके कारण हम लोग को खुद से स्ट्रगल करना पड़ा। इसके लिए सरकार जिम्मेदार है और हम चाहते हैं कि शिक्षा को जो है सो सर्वोपरि सबसे पहला स्थान मिले और आने वाले समय में शिक्षा को इतना मान्यता दे कि कंपटीशन के युग में सरकार आती है कहती है कि मैं इसको नौकरी दूंगा उसको नौकरी दूंगा, उनको ठीक से ये भी नहीं पता होता है कि कंपटीशन का स्पेलिंग क्या होता है। जो कंपटीशन देते हैं उन्हीं को पता होता है कि कंपटीशन क्या होता है। एक नंबर का मोहताज होता है कंपटीशन। जिसको नई नौकरी मिलता है वो जानता है कि कैसे वो जीता है। इतना कभी स्टूडेंट के स्थिति परिस्थिति को उन्होंने समझने की कोशिश की है। शुरू से ये परिस्थिति रहे कि हम लोग के स्कूल कॉलेज में उस तरह की व्यवस्था नहीं है। जैसे प्रैक्टिकल नॉलेज हम लोग को नहीं मिलता है, थ्योरी तो मिलता है लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिलता है। सबसे पहले प्रैक्टिकल नॉलेज को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि जो प्रैक्टिकल करता है वही आदमी जानता है कि किसमें कितना केमिकल मिलाना है, जिससे रिएक्शन कैसा बनेगा। और थ्योरी नॉलेज तो थ्योरी जो नॉलेज होती है वो तो किताबों में ही सीमित रह जाती है। इंसान को प्रैक्टिकल लाइफ और प्रैक्टिकल जीवन में उतरना ही चाहिए, ठीक है। इसके लिए सरकार को हर कॉलेज में लैब की व्यवस्था शुरू करनी चाहिए और जितने भी टीचर है उनको वेल एजुकेटेड पर्सन होना चाहिए। ये नहीं कि मैंने जो झेला है वो मैं आने वाले समय में नहीं होने दूंगा। और मैं ये चाहता हूं कि ऐसी शासन व्यवस्था है कि शिक्षा को जो है सो इतना मान्यता दे कि जितने भी टीचर है वो पढ़ाए इतनी ईमानदारी से कि उनको ये फील हो कि मैं किसी ऐरो गैरो को नहीं बल्कि अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूं। हर विद्यार्थी हर की आंखों में आप झांक करके देखिए इतनी लालसा है कि वो इस देश के विकास के एक बहुत बड़ा पार्ट से है। और मेरा बिहार, खास करके मेरा बिहार जो है सो शुरू से ही एक कृषि प्रधान देश रहा है। उत्तरी बिहार जो है मैदानी क्षेत्र में और यहाँ की खेती जो होती है जिससे कि मतलब ये मोती से भी बढ़कर है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ की कृषि प्रधान व्यवस्था है और हम लोग किसान के बच्चे हैं। हमारे पूर्वज किसान रहे, हम लोग इस धरती का सीना फाड़ करके अनाज उगा सकते हैं। किसान कभी ये आस नहीं छोड़ता है कि ये धरती जो है सो मतलब कितना उपज करेगी। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं कि लोगों के ऊपर, यहाँ के युवाओं के ऊपर शिक्षा को लेकर कितना अंदर से गुस्सा भरा हुआ है और लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए ये तो वादे खोखले होते हैं, चाहे किसी भी नेता का आप पहले का भाषण उठा के देख सकते हैं। शिक्षा में और रोजगार में सुधार आया है जरूर, पहले के सरकार के मुकाबले अभी सुधार आया है, लेकिन और भी सुधार होने की जरूरत है क्योंकि लोगों की अपेक्षाएं हर अगले आने वाले दिनों में ज्यादा होती है। आज अगर आप आज अपने दिन में आज कुछ नहीं किया, आपको ये अपेक्षा होता है कि हम कल उसको रिकवर करेंगे। उसी तरह से अगर रोजगार हो या शिक्षा हो, हर चीज में उत्तरोत्तर मतलब वृद्धि होनी चाहिए। उस तरह से सरकार उतना तो एक्सपेक्टेशन पे काम करती नहीं है, लेकिन ये सरकार अच्छा काम करे, ये इसी उम्मीद के साथ लोग आगे वोट भी अभी आने वाले समय में 7 तारीख को या 3 तारीख को कल देने वाले हैं। और शिक्षा में मूलभूत सुधार होना चाहिए क्योंकि हम लोग स्टूडेंट हैं, तो ज्यादा करके हम लोगों को मेनली जब शिक्षा अच्छा रहेगा तो देश और राज्य सबका विकास होगा, प्लस इंडिविजुअल का भी विकास होगा जो आदमी है, और उससे अपना देश भी बढ़ेगा, देश बढ़ेगा, पूरा विश्व बढ़ेगा। मतलब एक अपना सुप्रीम थ्योरी के साथ आदमी को चलना चाहिए ताकि अगर शिक्षा का विकास होगा तो सब कुछ का विकास होगा। इस महाविद्यालय की मूल समस्याएं क्या क्या रही हैं? मूल समस्या तो बहुत ज्यादा है, जितना आप सोच नहीं सकते हैं।
बहुत ज्यादा है। डिग्री लेने के लिए जाइएगा तो वहाँ लाइन में लगना होता है, और उसमें भी अगर सही समय से डिग्री मिल गया तो आप बहुत बड़ा भाग्यशाली हुए। उसमें जाके जब डिग्री लेने जाइएगा तो 1-2 हज़ार रुपया भी देना पड़ता है यहाँ के सिचुएशन में। पेंडिंग अगर आपका हुआ तो उसमें भी आपको 1000-2 हज़ार है, तभी आपका पेंडिंग क्लियर होगा और आपका मार्क्स मिलेगा। यही सब व्यवस्था है। अच्छा, आप कैसा जनप्रतिनिधि चाहते हैं? हम ऐसा जनप्रतिनिधि चाहते हैं जो हमारे मतलब छात्र के लिए और किसान के लिए और जो स्वास्थ्य सुविधा है वो उसका ख्याल रखे। हम तो यही कहेंगे, और मतलब कम से कम विद्यार्थी के लिए मतलब बहुत अच्छा करे और वो रोजगार का मतलब अति विकास करे। रोजगार यहाँ मतलब कुछ है नहीं। और नीतीश कुमार का जो भी मतलब योजना है, नल जल योजना, कोई भी 7 निश्चय योजना है ना, उनमें एक भी योजना ऐसा योजना नहीं है जो धरती में तो समान स्तर पर मतलब दिखाई दे। उनके 15 साल के कार्य से आप कितना खुश हैं? उनके 15 साल काल समझिए एक तरह से, अगर वो बोल रहे हैं शुरू में से जंगल राज लालू जी के समय में था, ठीक था, जंगल राज था, लेकिन अभी भी समय कुछ बदला हुआ नहीं है। बद से बदतर, मेरे हिसाब से बद से बदतर हुआ है। तो ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। मतलब रोजगार जो होना चाहिए, किसान के बारे में मतलब अति होना चाहिए। रोज आत्महत्या करते हैं किसान। मतलब किसान मतलब देश का मतलब हम लोग का रीढ़ क्या है? किसान है, मतलब युवा है, लेकिन इनके बारे में सरकार सोच नहीं रही है। सिर्फ माफियाओं के बारे में सोच रही है सरकार। हम तो यही कहेंगे। मेरे भाई जो है बोला है जो शिक्षा के बारे में, ठीक है, शिक्षा पहले गुरु ही यहाँ सही नहीं है, जो सरकार है वही सही नहीं है, तो हम और गुरु और चेला कहाँ से सही होगा? क्या कि सब पैसा पर बिके हुए हैं। कोई ऐसा इंसान नहीं है जो पैसा पे नहीं बिके हुए हैं। जो आते हैं पढ़ाने वो अपना आए, काम किए, बैठे, अटेंडेंस बनाए, चल दिए, क्या कि पैसा मिल रहा हो। पैसा का सिवा दूसरा कुछ ऑप्शन नहीं है। सरकार कहता है कि आज हम शिक्षा देंगे, रोजगार देंगे। अभी तक सरकार को पता नहीं है जो कितना वैकेट है, वो पता नहीं है, और कह रहा है 10 लाख देंगे। कहाँ से देंगे? सीट खाली रहेगा तब ना आप दीजिएगा। सीट तो कहीं खाली ही नहीं है, और सीट खाली हुआ वो बिक गया, उसके बाद कहाँ से देंगे आप रोजगार? झूठ बोलने के लिए सब नेता है, अभी इलेक्शन है, सब कोई कुछ बोल सकता है। लेकिन अभी तक देखिए, जहां भी जो प्रतिनिधि यहाँ पे सुरक्षित नहीं है, हम और आप क्या सुरक्षित है? सरकार तो यही है ना। अच्छा, आप नीतीश जी को फिर से चाहिएगा या फिर बदलाव चाहिएगा? नहीं, कभी नहीं। नीतीश कुमार कभी नहीं, ठीक है, कभी नहीं। उससे अच्छा तो कोई माने एक गांव का इंसान होगा जो नीतीश कुमार से बढ़िया होगा। उससे बढ़िया है चिराग पासवान। चिराग पासवान को दे सकते हैं, लेकिन नीतीश को कभी नहीं। क्या कि मरे हुए इंसान को नौकरी मिल सकता है, लेकिन पढ़े हुए इंसान को नौकरी नहीं मिल सकता है। जो लड़का मर जा रहा है, दलित में मर जा रहा है, उसको नौकरी मिल रहा है। लेकिन क्या एक भूमझाड़ के लड़का पढ़ लिख के रोड पे बउआ रहा है, जनरल कास्ट के लेकर बउआ रहा है, उसको नहीं मिलेगा। और मरे हुए इंसान को नौकरी मिल रहा है। यही तो सरकार है। अब इससे अच्छा क्या चाहिए सरकार? नीतीश को बदलना। क्या सोचकर इस बार मतदान करेंगे? मतदान क्या सोच के मतदान करने के लिए कैंडिडेट मतलब हम चाहते हैं जो कोई शिक्षा का बदलाव के लिए कोई नया मतलब सरकार है, नया चेहरा है। जैसे पुष्पम प्रिया है, पढ़ी लिखी, हमारे लिए मतलब सबसे अच्छा उम्मीदवार तो वही है अभी। मगर सरकार क्या है, उनका सपोर्ट कोई नहीं करता है। हम उन्हीं को शिक्षा में तभी बदलाव आएगा जब हम नया चेहरा कोई सरकार को बनाते हैं, शिक्षित उम्मीदवार। वो सब जो नया युवा है पुराने ही तौर तरीके पे करते हैं, जैसे तेजस्वी हुए या चिराग पासवान हुए, अपने पिताजी के तौर तरीके पे काम करते हैं। अब पुराना बदलाव नहीं चाहते हम लोग, नया बदलाव चाहते हैं। बस यही हमसे सही सरकार चाहेंगे क्या आप लोग? नहीं, हमें नीतीश सरकार से सबसे पहली बात करनी है। वो 15 साल राज किए, 15 साल में क्या कर लिए? वो कुछ नहीं किए 15 साल में। अगर 15 साल में अच्छा काम किए होते तो आज वो भटकते नहीं, इतना भाषण नहीं करते। उनको शासन पर आराम से बैठते, जनता खुद चुनती है। अगर अच्छा काम नहीं किया तब तो भटक रहे हैं ना, यहाँ करते वहाँ करते, क्यों करते हैं? हमारे बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह, वो इतना अच्छा काम किए थे, वो बैठ गए थे और कहे थे जनता हम पर विश्वास करेगी तो जनता खुद चलेगी, मैं जनता से वोट मांगने नहीं जाऊंगा। लेकिन हमारे नीतीश सरकार एक जानवरों की तरह भौंकते हैं, इतना भाषण करते हैं। क्यों? उनको जनता का विश्वास नहीं है। जनता का इतना गंदा काम किए हैं, जनता के प्रति इतना घातक काम किए हैं। देखिए इतना युवा बेरोजगार हुआ। 2014 का वैकेंसी बिहार एसएससी का, वो वैकेंसी अभी तक क्लियर नहीं है। जो बच्चा 21 साल में वैकेंसी पढ़ेगा और उसका 33 वर्ष की उम्र एक्सपायर होगा, क्या वो क्या पढ़ेगा? मान लीजिए मेरा 18 वर्ष उम्र हो गया, मैंने वैकेंसी फिलअप कर दिया और वही एग्जाम अगर 30 वर्ष के बाद होगा तो क्या हमारी नॉलेज रहेगी?
हमारी क्षमता रहेगा कि हम उस तरह मेहनत करेंगे, वो मेहनत नहीं हो पाता है। नीतीश सरकार को सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। इतना हम लोग दिन रात लगे हुए हमारे भविष्य के बारे में नहीं सोचती है कि किस तरह, मान लीजिए कि हमारा एज एक्सपायर हो जाएगा तो हम क्या करेंगे। जब तक एज है हम नौकरी की तैयारी करते हैं, और एज ही नहीं रहेगा तो उसके वैकेंसी हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं। ऐसा जब होगा तो वही उतरेंगे, अत्याचारी पे उतरेंगे, लूट बदलाव क्या चाहते हैं? बदलाव क्या चाहते हैं? बदलाव यही चाहते हैं, हम सभी नेताओं से कहते हैं वो बच्चों के भविष्य के बारे में सोचे, देश के अच्छा के बारे में सोचे, जिससे युवा प्रेरित हो। मैं यही चाहता हूँ कि किसी युवा बेरोजगार पर अत्याचार नहीं करे, हमारे किसान लोग इतना वो सही हो, हमने मेहनत कर सही हो। यानी युवा नेता से कहा चाह रहे हैं कि वो सही ढंग से समय से पर काम करे। जिस तरह वो अपना 3-4 में वैकेंसी करने आती है कि हम इतना होगा, उसे हम लोग की भी एग्जाम सही से ले, साफ समय से ले। मैं वैसा नेता को चुनना चाहता हूँ। सबसे प्राथमिकता अभी सारे बिहार के युवा बहुत कंफ्यूज है, वो नीतीश को दे कि लालू को दे। नीतीश सरकार 15 साल में अच्छा काम नहीं किए हैं और लालू साल पिछले साल में इतना बर्बाद कर चुके हैं, किसको दे पता नहीं चल रहा है। हम लोग ऐसा कैंडिडेट चाहते हैं जो हमारे भविष्य के बारे में सोचे। जो हमारे भविष्य के बारे में सोचेंगे तभी मैं उस नेता के भविष्य के बारे में सोचूंगा, नहीं तो मैं किसी को नहीं चुनता हूँ। बस यही। कोरोना काल में आप इस चुनाव को कैसे देख रहे हैं? चुनाव के हम यह देख रहे हैं, जो अभी तो चुनाव होना नहीं चाहिए था, लेकिन ये लोग अपना भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, जो चुनाव करवा रहा है, और जनता को भविष्य के बारे में नहीं माने चुन रहा है। लेकिन हमको यह मोदी जी से कहना, जब गुजरात से वह बिहार में आते हैं तो वह हमारे बिहार को, नीतीश कुमार को 15 साल का कंपेयर लालू यादव से करते हैं। ऐसा क्यों? गुजरात के मॉडल पर क्यों नहीं बात करते हैं? राजस्थान के मॉडल पर क्यों नहीं बात करते हैं? हमको 15 साल नीतीश कुमार के माने 15 साल कर्ज काले के भाषण लालू यादव से कंपेयर करते हैं। हाँ, तो गुजरात के मुद्दे पर क्यों नहीं बात करते? जो गुजरात जैसा हम बिहार को बना देंगे, राजस्थान जैसा बिहार को बना देंगे। तो आपने सुना यहाँ के युवा वर्गों को शिक्षा के प्रति उनका कितना आक्रोश भरा हुआ है, उनके अंदर रोजगार के प्रति वो युवा नेता चाहते हैं, वो बदलाव चाहते हैं। हमने आपको यहाँ की जनता की बात सुनाई, हमने आपको युवा वर्गों से भी रूबरू करवाया। कहीं न कहीं युवा वर्ग बदलाव चाहते हैं, कहीं न कहीं वो शिक्षा और विकास दोनों ही चाहते हैं। युवा वर्ग चाहते हैं कि उनकी शिक्षा की स्थिति सुधरे, उनकी विकास की स्थिति सुधरे, रोजगार मिले। ये सभी चीजों पर हमने आपको यहाँ के लोगों, यहाँ के युवा वर्गों की बात सुनाई। हमारे खास कार्यक्रम किस्सा कुर्सी में आज के लिए बस इतना ही। अपने कैमरामैन विजय कुमार के साथ, अपने सहयोगी विकास कुमार के साथ मैं अर्पिता परमार लेती हूँ इजाजत। बने रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर के साथ। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।